हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 11th क्लास का जो सेकंड बुक है उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा डेवलपमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस आज से हमारा जो क्लास 6 से लेकर के 11 तक की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। वो सब आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कल जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है, गवर्नमेंटल सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें कि 5 चैप्टर है। यानी कि हमारा जो चैप्टर 12 होगा वो होगा हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम 13 जो चैप्टर होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल 14th चैप्टर है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिलेशन उसके बाद जो हमारा 15वां चैप्टर है वो है इनर स्टेट रिलेशन। इनर स्टेट। तो ये 5 चैप्टर अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, और जब हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट बुक यानी सॉरी फर्स्ट पार्ट, जो जिसमें टोटल चैप्टर 11 हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कल हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इन तीनों के 27 ईयर यूपीएससी जो प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर है उसको डिस्कस कर लिया। यानी कि कल आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट संडे से कौन सा स्टार्ट करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो चला था उससे उससे रिलेटेड जितने भी इन 27 साल में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको डिस्कस करेंगे हर वीक में। यानी कि हर संडे हम कम से कम 20 क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है डेवलपमेंट। अगर हम इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। यानी कि जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उसके मीनिंग के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किस किस पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, जो कि यूएनओ का एक रिपोर्ट है, यूएनओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, जिसे हम सशक्त विकास है, उसके बारे में समझेंगे कि यानी कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता किसे है और कहते किसे, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जो विकास की जो प्रचलित मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे डेवलपमेंट का सोसाइटी के अंदर। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम अल्टरनेटिव देखेंगे किसके, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि है डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट के बारे में समझे, यानी कि जो अगर हम मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, तो डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है उसकी डिफिनेशंस अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे यहाँ पे 4 पर्सन है, XYZ A। इनमें से X पर्सन काफी ज्यादा रिच है, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि ये बेरोजगार व्यक्ति है। ये अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है। ये एक डेली वर्कर है यानी कि एक लेबर कैटेगरी में आता है। और इसकी बात करें तो ये एक मिडिल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जिसके पास एक छोटा सा साधारण सा छोटा सा जॉब है। अगर हम इन सब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन सब से अगर हम इनकी ओपिनियन पूछें कि भाई आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो हर एक व्यक्ति की जो राय होगी, डेफिनेशन होगा, मीनिंग होगा, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले अगर एक अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति के लिए बात करें जो बेरोजगार है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट अगर हर एक व्यक्ति को क्या है, रोजगार मिल जाए, तब हम कह सकते हैं कि देश डेवलप है, यानी कि डेवलपमेंट आ रही है देश के अंदर। वही अगर एक अमीर व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप बताओ आपके लिए डेवलपमेंट क्या है,
तो वो कहेगा कि भाई सरकार हमारे प्रोडक्ट पे टैक्स कम कर दे और हमें बाहर की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यानी कि एक्सपोर्ट करने को मिल जाए और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इसके रिच पर्सन्स के लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट वो हो जाएगा। वहीं पे अगर हम एक लेबर व्यक्ति की बात करें तो वो कहेगा कि भाई देश में अच्छी यानी कि सैलरी उनको अच्छी खासी मिले, सरकार थोड़ी सी इन्वायरमेंट पे काम करे और उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है सरकार उसमें अगर इम्प्रूवमेंट लाती है तो वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए ये डेवलप है। वही चीज आप एक मिडिल यानी कि एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से भी पूछे तो वो भी यही कहेगा कि सरकार अच्छे खासे स्तर पे रोजगार देने लगे, थोड़ी सी लाइफ स्टैंडर्ड में काम करे तो हमारे लिए वो डेवलपमेंट। यानी कि आप ये समझिए कि जो डेवलपमेंट का मतलब है वो हर एक व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट की परिभाषा है वही सेम हर व्यक्ति के लिए हो। हर व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से क्या करता है, डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। कोई अपने लाइफ स्टैंडर्ड से डिफाइन करता है, तो कोई अपने रोजगार से डिफाइन करता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड डिफाइन करता है कि भाई अगर गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा हेल्थ अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है, डेवलप है। तो यानी कि आप यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है इसकी एक कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है, यानी कि अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की मीनिंग के लिए तो हर एक व्यक्ति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट को नापते हैं, अगर हम किसमें, साधारण सेंस में यानी कि जनरली सेंस में अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब क्या आता है कि जो हमारी डेवलपमेंट उन्नति यानी कि विकास, उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन, तो हम इन सब चीज के स्तर पे क्या नापते हैं, हम अपने डेवलपमेंट को नापते हैं। यानी कि हम ये स्टेट से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जो हमारा स्टेट है यानी कि जो हमारा राज्य मीन्स गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, हर एक पब्लिक को उनकी विकास में उन्नति लाए, यानी कि सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने का काम करे, वेलफेयर सोसाइटी स्थापित करने का काम करे। यानी कि जो भी स्कीम्स बनाए, जो भी पॉलिसीज बनाए वो क्या हो, वेलफेयर में होना चाहिए। फिर जितने भी जो सोसाइटी में जो पीपल्स रह रहे हैं उनकी लाइफ में बेटर आनी चाहिए, यानी कि उनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होनी चाहिए। लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होने से मतलब है कि हर एक पर्सन को एजुकेशन, हेल्थ, ये सब, लिटरेसी, फिर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या हो, अच्छे खासे अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाए। फिर वहीं पे हम बात करते हैं, फिर हम बेहतर जीवन यानी कि उन्हें हेल्थ सेक्टर भी अच्छी प्रोवाइड किया है, तब हम कह सकते हैं जनरल सेंस में कि भाई देश के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, यानी कि अब हमारा देश डेवलप कर रहा है। तो एक ही जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग यही है। अब हम बात करते हैं किस बारे में, अब अगर हम बात करते हैं हमने वर्ल्ड को क्या है, डेवलपमेंट के बेस पे यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट में हमने वर्ल्ड को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किस किस पार्ट में, पहला है डेवलप्ड, दूसरा आता है डेवलपिंग और तीसरा आता है अनडेवलप्ड। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्री में क्या है, एक वेलफेयर यानी कि एक विकास अच्छे खासे एक अच्छे स्तर पे वहां पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी देखने को मिलती है और उनका हेल्थ अच्छा हो रहता है, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिलता है। जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो माइंड में सबसे पहले किन किन कंट्री का नाम आता है, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, फिर बात करते हैं ब्रिटेन। ये ऐसे देश हैं, जैसे ही हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये सारे क्या हैं, एक डेवलप्ड नेशन है। जैसे कि हम बात करते हैं सिंगापुर, सिंगापुर, तो ये सब कंट्री किस में आते हैं, ये सब आते हैं डेवलप्ड नेशन में। यानी कि जिस देश में विकास की उन्नति अच्छी है, लोगों की यानी कि फिर हम बात करते हैं बेहतर जीवन है, वेलफेयर स्कीम्स है, प्रगति है, तो हम उसे कहते हैं कि भाई वो एक डेवलप्ड नेशन है। और जिसमें ये सब चल रहा हो यानी कि देश अभी भी विकास के वे पे हो, डेवलपमेंट के वे पे हो, तो अब हम उसे कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि हम बात करते हैं चाइना के बारे में, हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में बात करते हैं, आज भी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री जो इंडिया है वो एक क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। क्यों, क्योंकि आज भी हमारे देश में क्या है, काफी सेक्टर पे इन्वेस्ट करना और उसमें सुधार लाना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे देश में काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, लिटरेसी रेट कम देखने को मिलता है, बेहतर जीवन यानी कि जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कम देखने को मिलता है, कंपेयर यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के कंपेयर में, जब हम कंपेयर करते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं अनडेवलप्ड नेशन। अनडेवलप्ड नेशन में का मतलब है जहाँ पे थोड़ा सा भी विकास ना हुआ हो। जैसे कि हम बात करते हैं किस बारे में, नेपाल,
भूटान। तो ये ऐसे नेशन है जहाँ पे क्या है, ये पूरी तरीके से अनडेवलप्ड है, यानी कि यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ हो। तो जो डेवलप ना कर रहा हो उस नेशंस को हम रखते हैं अनडेवलप, यानी कि अविकसित देश। डेवलपिंग जो कि विकास अपने आप को डेवलप कर रहा हो, यानी कि विकसित कर रहा हो, वो आ जाता है हमारा विकासशील। और जो अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर चुका हो वो नेशन आता है हमारा डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वर्ल्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब हम समझते हैं किसके बारे में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो क्या करता है, ये यूनाइटेड नेशन, अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें वो क्या करते हैं, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, हर एक नेशंस को क्या करते हैं, रिपोर्ट यानी कि एक इंडेक्स के रूप में उनको रैंकिंग करते हैं। तो उसमें क्या क्या नापा जाता है, उसमें नापा जाता है, अगर हम उसमें नापने की बात करें तो उसमें क्या क्या नापा जाता है। सबसे पहले लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल क्या है, एज क्या है, डेथ रेट क्या है। तो इन सब को नाप करके क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो हर एक नेशंस को, हर एक देश को क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट के में रैंकिंग करता है कि किस देश की कितनी रैंकिंग है। मतलब आप ये समझिए जैसे ही स्कूल में हमारी रैंकिंग आती है हमारे एग्जाम के बेस पे, कि एग्जामिनर हमारे ये क्वालिफाई करता है कि किस सब्जेक्ट में किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स देने चाहिए टेस्ट लेकर के। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पेश की जाती है, जिसमें वो किस किस को नापते हैं, हर एक नेशंस का जो लिटरेसी और एजुकेशनल लेवल है उसको, एज यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड में वो कितने साल तक जिंदा है, यानी कि लाइफ में वो कितने साल तक जीवित रहता है, डेथ रेट क्या है उस नेशंस का, उसके हिसाब से वो क्या करता है, हर एक नेशंस को अपना रैंकिंग देता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सशक्त विकास के बारे में क्या है। अगर हम सशक्त विकास की बात करें जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जिसमें हम अपने एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल दोनों सिस्टम में क्या है, एक तालमेल यानी कि एक बैलेंस बना करके जब उसमें डेवलपमेंट किया जाता है तब हम उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इसमें क्या है कि भाई हम अपने इंडस्ट्री को भी ग्रो करेंगे, अपने इंडस्ट्री का भी विकास करेंगे, और जो भी हमारा नेचुरली इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसका जो हमारा जो इकोनॉमिकल यानी सॉरी जो हमारा इन्वायरमेंटल सिस्टम है उसको भी बिना नुकसान पहुंचाए जो जब डेवलपमेंट किया जाता है तब हम उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे हर एक नेशंस के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो डेवलपमेंट अपने आप को अगर वो डेवलप कर रहा है तो वो इस बात के लिए भी वो इस चीज के लिए भी इंश्योर है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। यानी कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी हर एक नेशंस के लिए हो गया, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो, अनडेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, कि वो अपने आप को जब डेवलप के वे पे ले जा रहे हो तो हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। तो इस स्थिति के लिए क्या है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा है कि भाई हमें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया। तो जा और ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो, अपने जनरेशन्स के लिए कुछ रिसोर्सेज बचा के रखें, अपने जनरेशन्स के लिए कुछ रिसोर्सेज बचाना और अपने आप को डेवलपमेंट के वे पे लेके जाना, हम कह सकते हैं कि वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फिर हम बात करते हैं विकास का प्रचलित मॉडल क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम विकास की जो प्रचलित मॉडल है इसमें हम क्या करते हैं, जो डेवलप्ड नेशन है हम उसके अकॉर्डिंग टारगेट रख करके हम अपने आप को डेवलपमेंट की ओर लेके चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यूएसए हमारे लिए क्या है, एक डेवलपमेंट नेशन है। तो इंडिया के अंदर जो टारगेट रखा जाएगा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अपने नेशन को ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए, कि भाई हमारी जो स्टैंडर्ड है हमें अपने स्टैंडर्ड को किसके लेवल पे लेके आना है, यूएसए की लेवल पे लेके आना है। यानी कि जब एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नेशंस के अकॉर्डिंग टारगेट रखती है कि हमें उस कंट्री के जैसा अपनी कंट्री में क्या चाहिए, सिचुएशन चाहिए, लिटरेसी रेट चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, हम बात करते हैं फिर क्या, डेथ बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट रखते हैं। तो इसी को कहा जाता है हमारा क्या, विकास का प्रचलित मॉडल।
यानी कि हम बात करें विकास का एक ऐसा मॉडल होता है जो विश्व के उत्पादक मंच पर क्या है, नवाचार आधारित सेवाओं पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जितनी भी जो इंडस्ट्री है यानी कि जो उद्योग है ऐसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादकता क्या हो, बढ़ाई जा सके। परंतु ऐसा संभव होने के लिए क्या है, कौशल यानी कि एक क्या होना चाहिए हमारे पास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ स्किल क्या होना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप में क्या है, आय में बढ़ोतरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक विकास का प्रचलित मॉडल है। आप अगर इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा विकास की जो प्रचलित मॉडल है, हम उस क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग नेशन होता है वो डेवलप्ड नेशंस को देखते हुए अपना एक टारगेट फिक्स करता है कि उसको अपने कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट, हेल्थ लेवल, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि हर चीज क्या हो, किस नेशंस के बराबर में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट का इस पे, तो सोसाइटी के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी सोवरेनिटी पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो क्या करती है, डेवलप नेशंस को ध्यान में रखते हुए वो अपना टारगेट देखती है और उसमें क्या करती है, जो डेवलप नेशन होता है वो डेवलपिंग कंट्री को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो डेवलप नेशंस के पास जाती है अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ, जैसे कि हम बात करते हैं पैसे कर्ज लेने के तौर पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कर्ज लेना या उनके तहत क्या देना, कुछ फंडिंग प्रोवाइड कराना। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो डेवलप नेशन होता है उनका एक इंटरफेयर आ जाता है किसके अंदर, तो डेवलपिंग नेशन में। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर चाइना का सबसे ज्यादा कर्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना क्या कर सकता है, इजिली से इसकी सोवरेनिटी यानी कि जो सोवरेनिटी है उसको क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोन दिए गए थे चाइना को, किसके, वो पाकिस्तान को किसके द्वारा प्रोवाइड कराए गए, चाइना को प्रोवाइड कराए गए। तो यानी कि चाइना के पास ये पावर्स आ जाती है। क्यों, क्योंकि एक जब तक पूरा चाइना यानी कि पाकिस्तान पूरा पेमेंट ना कर दे चाइना को, तब तक चाइना के पास ये अथॉरिटी आ रहेगी, पावर रहेगा कि वो पाकिस्तान के जो अंदर सॉवरेनिटी है उसको वो क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो भी डेवलपिंग नेशन है उसकी सॉवरेनिटी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसका, तो डेवलपमेंट नेशंस का। क्यों, उनको जो फंडिंग आती है जब वो लोन लेने जाते हैं या कर्ज लेने जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, डेवलप नेशंस के पास जाते हैं। या हम बात करें जितने भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उनमें किन कंट्री का दबदबा चलता है, जो डेवलप्ड नेशन है। तो वो वहीं से डिसाइड करते हैं कि किस नेशंस को फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, किस नेशंस को लोन देना चाहिए। और जब वो जैसे जैसे लोन का कर्ज बढ़ते जाता है तो डेवलपिंग नेशन में क्या होता है कि जो उनकी सॉवरेनिटी है उनको सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि जितने भी जो डेवलप नेशन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उनकी सॉवरेनिटी को यानी कि वहाँ के जो उनका जो अपना मैटर है, इंटरनल मैटर में वो इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे कि बड़े बड़ी नदियों पे बांध बनाना, सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, क्यों, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्केट के लिए, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, मार्केट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट जहाँ पे स्थापित होता है वहां पे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि रोड बनाना, रेलवे बनाना, डैम बनाने, इसकी वजह से वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं उन्हें अपना जगह छोड़ना पड़ता है जब सरकार इस सेक्टर में काम करने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का जो एक सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के अंदर, तो वो क्या पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। जिसके वजह से क्या, वहाँ की जो लोकल ट्रेडिशनल है वो भी क्या होती है, फिर खत्म होने लगती है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अब माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि भाई जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ये कैसे बढ़ सकता है, पॉवर्टी कैसे आ सकती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जब कंट्री में डेवलपमेंट आती है, यानी कि जब कंट्री में डेवलपमेंट लाया जाता है, राष्ट्र में जब
विकास यानी कि राष्ट्र जब विकास वे पे जाता है, पथ पे जाता है, तो क्या होता है वहां पे सारी चीजें बदलने लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें आज से करीबन 150 साल, या हम बात करते हैं 100 साल पहले, जब हमारा देश एक कॉलोनियल टाइम था, उस टाइम हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ टाइम क्या था, हैंडी हमारी जो लोकल मार्केट थी वो किस पे डिपेंड थी, हैंडीक्राफ्ट पे, यानी कि हाथ से बनाई हुई वस्तु पे डिपेंड करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या आया हमारी कंट्री में, मॉडर्न आने लगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन आने लगा। मॉडर्नाइजेशन अपने साथ क्या लेके आया, टेक्नोलॉजी लेके आया। जैसे ही हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी आने लगी, तो जो लोग टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं हो पाए, यानी कि जो टाइम के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी को नहीं सीख पाए, तो उनके लिए क्या हो गया, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उनके लिए ये एक बेरोजगारी का कारण बना। जैसे कि अगर बात करें, जब हमारे देश में फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लाया गया था, उस टाइम कहा गया था कि हमारे देश से अब क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या होगा, एक ही बार में 10 आदमियों का काम करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, उसको हैंडल करना सीख लिया, उस पर प्रोग्रामिंग करना सीख लिया, तो उसके लिए क्या बन गया, एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन गया। लेकिन उन इन लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स बन गया जो कंप्यूटर नहीं सीख पाए। तो इसीलिए जब भी अगर हाँ डेवलपमेंट आती है, तो वो अपने साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या लेके आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लेकर के आती है। जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर क्या हो, मशीन्स आने लगे, तो जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट थे वो क्या हो गई, तबाह हो गई, यानी कि वो सारे खत्म हो गए। तो जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट के जो कलाकार थे, जो आदमी थे, उनके पास से क्या हो गया, रोजगार चला गया, और उनकी स्थिति किस में आ गई, तो गरीबी में आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में ये भी पड़ता है कि वो अपने साथ क्या लेके आती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लेकर के आती है। अब जैसे कि हम बात करते हैं इस बारे में, अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट आज के टाइम पे ड्राइवरलेस ट्रेन लाने की बात कर रहा है, यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो लाने की बात कर रहा है। हम उसमें कहते हैं कि भाई जैसे ही अगर ड्राइवरलेस ट्रेन आ जाएगी, तो इसमें जितने भी जो लोको पायलट है, उनकी जो उनके लिए क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, यानी कि वहां पे एक बेरोजगारी आएगी। लेकिन जो लोग नई टेक्नोलॉजी को चलाना, यानी कि नई टेक्नोलॉजी की स्किल को सीख लेंगे, जैसे कि ड्राइवरलेस ट्रेन के लिए फिर क्या चाहिए होगा, उनको रन करने के लिए कोडिंग सब की जरूरत पड़ेगी, कि भाई कोडिंग कर, यानी कि उस सॉफ्टवेयर से कंट्रोल करने के लिए भाई फिर क्या चाहिए, कोडिंग करनी होगी, यानी कि कोडिंग सीखनी होगी। यदि वो कोडिंग सीखते हैं तो उनके लिए एक नया यानी कि एक नया सोर्स बनेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। यदि वो कोडिंग नहीं सीख पाते, यानी कि वो कंप्यूटर को और अच्छी तरीके से चलाना नहीं सीख पाएंगे, तो उनके लिए फिर क्या होगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो अपने साथ दोनों चीज लेके आते हैं। यदि हम अपने आप को फिर अपग्रेड करते हैं, तो वो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनता है। यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स बनेगा। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि वह हमारे सोसाइटी में क्या देखने को मिलता है, एक लार्ज नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट भी लाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। जैसे जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो इसी से लिंक है। जैसे ही हम बात करेंगे, जब लोग क्या हो जाएगा, जैसे ही कुछ लोगों के लिए जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। जो लोग अपने आप को अपडेट कर लेंगे, उनके लिए जब एक अर्निंग सोर्स बन जाएगा, तो उनकी जो इस आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इससे हमें सोसाइटी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कि डेवलपमेंट के साथ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट तो आई ही, साथ में वो क्या लेके आए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी लेकर के आए। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जब हमारे देश में कंप्यूटर आया, कुछ आदमियों ने आसानी से उसको चलाना सीख लिया, और जैसे ही इसको ऑपरेट करना सीखा, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बन गया। जो लोग एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं सीख पाए, उनके लिए फिर क्या हो गया, एक छोटा सा रोजगार अगर वो करते भी हैं, तो इनमें उनकी क्या हो जाएगी, इनकम काफी ज्यादा लो हो जाएगी कंपेयर टू अपग्रेडेड पर्सन से। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा खासा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिर जिस काम में वो महारत हासिल थे, अब उसको वो काम छोड़ करके दूसरा काम करना पड़ेगा। जैसे कि मानिए कि ये एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स पर्सन हाथ से वो क्या करते हैं, कपड़े को अच्छी तरीके से बिन करके अच्छा डिजाइन बना लेता है। वही वाई, जैसे ही मशीन आया, वाई पर्सन ने मशीन को ऑपरेट करना सीखा, और उसी मशीन के द्वारा वो क्या करता है, एक अच्छी क्वालिटी में कपड़ा प्रोड्यूस कर पा रहा है कम समय में ज्यादा। तो यहाँ पे जो एक्स पर्सन है, उसको फिर अपना रोजगार छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट नहीं दिखेगा, और उसका जो रोजगार था वो वहां पे खत्म हो जाएगा मशीन के आते ही। तब वो क्या करेगा, वो दूसरा रोजगार करेगा, उसके तहत क्या होगी, उसकी जो अर्निंग इनकम है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी।
तो इसके मुकाबले हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो एक्स पर्सन की जो इनकम है वाई पर्सन से काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है तो उसके साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। जैसे डेवलपिंग नेशंस की जो सॉवरेनिटी है उसको इम्पैक्ट पड़ता है। सॉवरेनिटी इम्पैक्ट करने का एक कारण ये भी पड़ जाता है क्यों, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन है वो काफी लंबे समय तक क्या करते हैं, कर्ज के अंदर डूबे हुए रहते हैं। जैसे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं आज के टाइम पे दो नेशंस के लिए, एक है आपके लिए श्रीलंका और दूसरा है चाइना। ओ सॉरी, एक दूसरा है पाकिस्तान। तो ये दो ऐसे नेशन है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कर्ज में घिरे हुए हैं और इसके वजह से हर एक डेवलपिंग नेशंस का क्या होता है, एक उनकी सॉवरेनिटी पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसे ही डेवलपमेंट आती है तो वो अपने साथ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी लेकर के आती है। फिर उसमें हमें इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो क्रिटिसाइज किया जाता है डेवलपमेंट मॉडल को, और क्या किया जाता है उसका जो कॉस्ट है यानी कि उसकी जो कीमत है वो किसको निभानी पड़ती है, इन्वायरमेंट को। यानी कि कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गेटिंग अ लॉन्ग टर्म, यानी कि जब हम अपने सोसाइटी में डेवलपमेंट लाते हैं या हम डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं तो उस पर कुछ क्रिटिज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि जैसे ही हम डेवलपमेंट लेके आते हैं तो उसका जो कॉस्ट है, उसकी जो भरपाई है वो किसको करना पड़ता है, एनवायरनमेंट को करना पड़ता है। जैसे कि अगर आज बात करें, आज हमारे देश में अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट चल रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इन सब से जो निकलने वाली जो पॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा किसको नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, तो हमारे इन्वायरमेंट को ही इम्पैक्ट करती है। तो यानी कि जो डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है, हम कह सकते हैं उसको, डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो किसे पे करना पड़ता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को पे करना पड़ता है। जैसे कि आज के टाइम पे हम बात करते हैं 5G यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 5G जो यूज कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे टावर बनाए गए होंगे, उसके लिए टावर बनाए गए, और इस टावर से जो रेडिएशंस निकलता है तो इससे क्या है कि जो नेचर में जो बहुत से जो बर्ड्स हैं, इन टावर के रेडिएशंस की वजह से इनका माइंड कंट्रोल खो जाता है और वो जाकर के अलग अलग तारों से टकरा जाते हैं, जिनकी वजह से लार्ज नंबर में बहुत से बर्ड की डेथ हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इसकी जो भरपाई है वो कौन करता है, तो नेचर्स को करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक महात्मा गांधी जी के द्वारा कोटेशंस दिया गया था कि अगर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यानी कि अपने इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज को यूज करें तो हमारे नेचर में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारे कल्याण के लिए हैं। वही चीज अगर हम अपने लालच के लिए अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो पृथ्वी जैसी हजार और पृथ्वी भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, तो कम पड़ जाएगी। ये महात्मा गांधी के द्वारा ये कोटेशन है, आप इसको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये बात इसलिए कही थी ताकि आने वाले टाइम पे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब देखिए दूसरी किस बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि लॉन्ग टर्म डेबिट, यानी कि लंबे समय के लिए क्या होता है कि जो डेवलपिंग नेशन है वो कर्ज के अंदर डूबा हुआ रहता है। जैसे कि हमने बात किया था अभी वो पाकिस्तान और श्रीलंका के बारे में। आज के टाइम पे इन दोनों नेशंस पे इतने ज्यादा कर्ज हो गए कि उनको आने टाइम में यानी कि नहीं कम से कम तो 30 से 40 साल लग जाएंगे सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए। तो यानी कि हम बात करते हैं, यानी कि जब नेशन डेवलपमेंट की ओर जाता है और जब वो टैक्स लेता है तो उसमें क्या वो एक लॉन्ग टर्म के डेबिट यानी कि कर्ज में वो डूब जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये भी अभी हमने उसमें देखा था कि नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, कि डेवलपमेंट में सरकार क्या करती है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, डेवलप करती है, इंडस्ट्री के रूप में, रोड के रूप में, रेलवे के रूप में, डैम्स के रूप में। तो वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं उनको क्या करता है, उनकी जो लोकल है यानी लोकल एरिया है उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह पे भिजवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी लोकल ट्रेडिशनल है, लोकल कल्चर है, वो क्या होती है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा क्या है, एक इस बेस पे भी क्या है, तो डेवलपमेंट मॉडल का क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि लॉस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल, यानी कि जो लोगों की जो परंपरा कौशल है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है।
जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए ये दो व्यक्ति है, एक हाथ की वस्तु बनाने में पूरी तरीके से कुशल है, निपुण है, और वहीं पे जैसे ही मशीन आता है तो ये क्या, मशीन आने से क्या होगा कि कम समय में वही प्रोडक्ट उसी तरीके से ज्यादा बनाया जा पाएगा। तो इससे क्या होगी, जो भी लोकल ट्रेडिशन है, जो भी लोकल स्किल है, वो धीरे धीरे फिर क्या होती है, खत्म होने लगती है। फिर हम बात करते हैं इसका जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, इन्वायरमेंट पे पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो कार कार बाइक या जो भी इंडस्ट्री है, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है, जो कि कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, अलग अलग जो फैक्ट्रियाज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को बनाए जाते हैं, तो उससे जो निकलने वाला जो केमिकल वाली जो गैसेस हैं, केमिकल है, वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। अब जैसे कि बात करते हैं, जब गवर्नमेंट को रेलवे ट्रैक, रोड बनाना हो तो वो क्या करती है, जंगल को साफ करती है, और इसकी वजह से क्या है, काफी ज्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो इससे जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे ही पड़ता है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि आज के टाइम पे जितने भी जो इंडस्ट्री है हमारे दुनिया में बन के उभरे हैं, यानी कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है उनसे जो जहरीली गैसें निकलने वाली है वो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि हम बात करते हैं जो हमारा CO2 गैस है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी वजह से क्या है कि जो धरती की जो तापमान है वो कम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जितने भी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ते जा रहा है, जिससे कि क्या हमें एक ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो मेजर प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसकी जो सबसे ज्यादा भरपाई की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, इन्वायरमेंट के द्वारा ही की जाती है। अगर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि हम अपने डेवलपमेंट के साथ साथ क्या करें, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। जिस तरीके से आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जितने भी जो कोस्टल स्टेट है, या हम बात करते हैं कोस्टल कंट्रीज है, यानी कि हर एक कंट्री का जो अपना कोस्टल एरिया है, या हम बात करते हैं टापू है, वो सब किस में होंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो ग्लेशियर हमारा पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से क्या है कि ओशियन लेवल का जो वाटर है वो दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, उसमें उसके लेवल पे दिन पे दिन बढ़ोतरी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है आज के टाइम पे, इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट जब अपने साथ एम्प्लॉयमेंट लेके आती है तो वो साथ साथ अपने साथ भी क्या लेके आती है, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भी लेके आती है। और अनएम्प्लॉयमेंट आने का मतलब है कि हम अपने सोसाइटी के अंदर क्या देख सकते हैं, एक लार्ज नंबर पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देख सकते हैं। अब बात करते हैं किस बारे में, इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, यानी कि हम किस तरीके से और डेवलपमेंट कर सकते हैं बिना अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किए। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो ऊपर से जो नीचे नीचे वाली जो स्ट्रेजिटी है उसको बदलना होगा। ऊपर से नीचे आने वाली स्ट्रेजिटी का मतलब है कि आप ऐसे समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो रसिया के जो 5 ईयर प्लानिंग है उससे हमने क्या किया था, तो हमने उसको अडॉप्ट किया था ताकि हम भी ऐसे ही हर 5 साल में क्या कर सके, 5 ईयर प्लानिंग कर सके। तो ये जो हमारा 5 ईयर प्लानिंग था, इस 5 ईयर प्लानिंग में क्या था कि जो हमारा था अपर टू बॉटम डेवलपमेंट अप्रोचेस, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक के विकास लाने की अवधारणा थी। लेकिन हमने फिर क्या किया कि भाई 2017 में हमने प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को स्थापित किया। और नीति आयोग का क्या है कि ये डाउन टू अप, यानी कि बॉटम टू अपर अप्रोचेस है, यानी कि जो विकास होगा वो नीचे से अपर स्तर तक, ऊंचे स्तर तक होगा। अगर हम यहाँ पे एक और महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, उन्होंने कहा था कि यदि आप देश को डेवलप करना चाहते हैं तो आप पहले देश के जितने भी गांव हैं उसको डेवलप कर दीजिए, देश खुद पे खुद डेवलप हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो क्या था, टॉप टू डाउन स्ट्रेटेजी पे काम करता था, लेकिन जो हमारा नीति आयोग है वो डाउन टू टॉप अप्रोचेस पे काम करता है। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर विकास करने की जरूरत है, और ऐसी ही पॉलिसी की जरूरत है।
यानी कि जब राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि जो डेवलपमेंट का जो स्तर होगा वो नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट को, बिना इन्वायरमेंट को एक तरीके से कह सकते हैं कि कम नुकसान पहुंचाए हम अपने नेशंस को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा जरूरी पड़ गया है कि हम क्या करें, जो हमारा सशक्त विकास है और न्याय की अवधारणा को हम क्या करें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दें। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, स्टेट के द्वारा यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं सोसाइटी के अंदर जिसके लिए वो क्या करती है, अनजस्टिसेबल एक्टिविटीज करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आपको याद होगा या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा चिपकू आंदोलन के बारे में, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। इसमें क्या था, वहां के लोकल लोगों को वृक्ष काटने की अनुमति नहीं दी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि भाई हमें एज अ फ्यूल जो भी जंगल में जो लकड़ियां हैं उसको काटने की अनुमति दी जाए, तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा ये अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज के द्वारा, जो बड़े बड़े गेम्स की जो इक्विपमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, बैट्स, हॉकी, ये बनाने वाली जो इंडस्ट्री थी, उनको सरकार के द्वारा क्या है, परमिट दे दिया गया था। तो इस बात के लिए क्या, वहाँ के जो लोकल लोग होते वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए थे और वहाँ पे पेड़ को काटने के लिए रोक दिया गया था कि हम, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, हम आपको पेड़ काटने नहीं देंगे। तो अगर हम डेवलपमेंट के लिए बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि हमें एक जस्टिस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा। फिर जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, वो सिर्फ इसलिए चला था ताकि वहाँ के जो लोकल निवासी थे उनको वहां से एक तो हटाया जा रहा था, जो बड़े वहाँ नर्मदा नदी के किनारे जो बड़े बड़े वृक्ष थे, वन थे, उनको वहां से साफ किया जाना था। तो जिनके वजह से क्या है, हमारे इन्वायरमेंट पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो वहां के लोकल लोगों के द्वारा क्या है, नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था, ताकि हम अपने नर्मदा नदी को भी बचा सके और वहां के पास में जो लोकल, उसके पास में जो फॉरेस्ट है उसको भी हम क्या कर सके, बचा सके। तो ये जरूरी पड़ जाता है कि जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट को इंपॉर्टेंस देना। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फ्यूल, कोयला के बारे में, या हम ऑक्सीजन, हमारे इन्वायरमेंट में जो वेरियस टाइप के जो एयर्स पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन सब की प्रोटेक्शंस करना है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हम उसका सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं वाटर का, तो जैसे ये ऐसे रिसोर्सेस है जिसका आज के टाइम पे हम काफी ज्यादा वेस्टेज में क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये जरूरी पड़ता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, और हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड करने के तहत तहत क्या है, अपने कंट्री को, अपने नेशंस को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है। अब बात करते हैं मिनिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जितने भी जो रिसोर्सेस हमें बाय नेचर मिले, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको महात्मा गांधी की कोटेशंस बताई थी, कि उन्होंने कहा था कि यदि हम अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ही अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधन का यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए पृथ्वी बहुत रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। यदि हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी ही पृथ्वी, हज़ारों पृथ्वी क्या हो जाएगी, हमारे लिए कम पड़ जाएगी। तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो मिल रहा है, उसका हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, हम उसको कम से कम यूज़ करें, ताकि हम उसे आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा सकें। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर के बारे में, तो आज के टाइम पे वाटर की इतनी ज़्यादा वेस्टेज की जा रही थी कि जिसके वजह से आज बहुत सी एरिया में क्या है, जो पानी का स्तर है या तो खत्म हो गया या बहुत पूरी तरीके से कम हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसको कम से कम, यानी कि उतना ही यूज़ करना है जितना हमारे पास, जितनी हमें उसकी नीड हो। फिर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसे कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब होता है एक ऐसा विकास करना जिसमें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कि जिसमें क्या है, जो इंडस्ट्री है और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तब हम उसे कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, वो आज के टाइम पे कितना है, 17 रखे गए, जो कि 2030 तक के लिए टारगेट में है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम इसे बिना कंपेरिजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स, यानी कि सशक्त विकास का मतलब ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, विकास का वह विकास है जो भविष्य की जो पीढ़ियां वो अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो और समझौता किए बिना ही वर्तमान में जरूरतों को वो पूरा करें। तो इसे हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करें और जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनकी जरूरतों के लिए भी वो संसाधन का होना। और जो आज हम जो भी इंडस्ट्री डेवलप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो उनमें और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उसमें क्या हो, एक बैलेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन कौन से। जो सबसे पहले पे रखा है वो क्या रखा है, जीरो पॉवर्टी, यानी कि हमें हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले क्या है, भुखमरी को खत्म करना है। दूसरा क्या है, जीरो हंगर, यानी कि सोसाइटी के अंदर से जो भुखमरी है उसको भी खत्म करना। तीसरे पे रखा गया है हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एक और अच्छा जीवन। फिर चौथे पे क्या रखा गया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या है, लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए उसको एजुकेशन दी जाए। पांचवे पे रखा गया है जेंडर इक्वालिटी, क्यों, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर क्या है, काफी ज्यादा जेंडर के बीच में, यानी कि मेल और फीमेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। छठे पे रखा गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइज, यानी कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जो पानी है उसको क्या करें, उसको साफ रखें, यानी कि उसको पॉल्यूट ना करें और उसको उतना ही यूज करें जितना हमें उसकी जरूरत हो। पांचवे पे क्या रखा गया है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। छठे पे रखा गया है डेटेंट, यानी कि डिकेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देश के अंदर जो भी दशक के अंदर जो भी काम किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो यानी कि एट्थ टारगेट पे रखा गया। नाइन्थ टारगेट में हम क्या रखा गया, इंडस्ट्रियल इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है, नाइन्थ टारगेट में रखा गया। टेंथ टारगेट में क्या है, जितने भी जो इन इक्वालिटीज है उसको क्या करना, सोसाइटी के अंदर से खत्म करना। पांचवी पे क्या रखा गया है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं पॉल्यूशन के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन है और जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो सबसे ज्यादा मिसयूज होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अर्बन एरिया में ही देखने को मिलता है। सिटीज का मतलब आ जाता है आपका एक तरीके से क्या, अर्बन एरिया। तो ये जरूरी है, हमने 11वें टास्क पे 11वें गोल पे इसलिए रखा है ताकि भाई हम अपने अर्बन एरिया, जो हमारे जो अर्बन एरिया है उसमें क्या है, एक संतुलित क्या हो, संतुलित हमारा इन्वायरमेंट और जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी हमारे कम्युनिटीज है उसको क्या कर सके, संतुलित करके रख सके। ट्वेल्थ, यानी कि अगर हम ट्वेल्थ गोल की बात करें तो इस पर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात रखी गई है। 13वें पे क्लाइमेट एक्शंस, यानी कि जो भी पर्यावरण को दूषित करने, जो भी पर्यावरण जब दूषित होता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से एक्शन लिया जाए। चौथे पे रखा है कि जल के अंदर जो भी जीवन है, जैसे कि मछली, हर जल के अंदर बहुत तरीके की जीव होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन की बात रखी गई कि उन्हें भी किसी तरीके की हानि नहीं होनी चाहिए। 15th पे रखा गया है लाइफ एंड लैंड को। 16 में रखा गया है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको स्ट्रांग रखने की, शांति और न्याय की बात 16वें गोल पे रखा गया है। अगर हम 17वें गोल पे बात करते हैं तो उस पे क्या रखा गया, पार्टनरशिप्स फॉर फॉर द गोल्स, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो एसटीजी कितने रखेंगे, तो 17 रखे गए। और ये हर एक देश के लिए 2030 तक के लिए क्या रखा गया, तो टारगेट रखा गया। अब बात करते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा रखा गया, तो ये यूएनओ के द्वारा रखा गया और इसलिए यहाँ पे यूएनओ का लोगो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने डेवलपमेंट जो चैप्टर था उसको डिस्कस किया, डेवलपमेंट के मीनिंग को समझा, डेवलपमेंट किस तरीके से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लाती है हमारी सोसाइटी के अंदर, फिर हमने देखा कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कि किस तरीके से अल्टरनेटिव डेवलपमेंट हम कर सकते हैं बिना इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तो यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम एम लक्ष्मीकांत का जो बुक स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार अपने डाउट देख लेंगे, अगर किसी का डाउट होगा तो पहले उस डाउट को सॉल्व आउट करेंगे, तब जाके हम अपना एम लक्ष्मीकांत का कल से जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे।
यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।